गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 30 अगस्त 2025 है और कल जो भी न्यूज इवेंट्स चर्चा में रहे उनको आज हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। और आइए बात करते हैं 10 एमसीक्यूज़ में हम यहाँ पे ट्राई करेंगे 10 से 12 मिनट में सारे एमसीक्यूज़ कवर हों, सारा करंट अफेयर आपको कवर हो जाए, साथ ही साथ स्टैटिक लिंकेजेस भी मिल जाए और करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ना कि सिर्फ मैं आपको टिक करवा के आगे बढ़ जाऊँ, इवन थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊँ। तो आइए बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके बारे में? सेलिना आरोनोटिमा कलाटा एंड सेलिना प्यूसोडोमिनाटा के बारे में। अब ये दोनों है क्या बेसिकली, अगर आप देखो तो दो नई कोरलेबोला जो प्रजाति है उसके भी जेडएसआई ने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, दो प्रजातियों की खोज की है। पहली प्रजाति ये है ना, दूसरी प्रजाति ये है, साधारण भाषा में समझिए, ठीक है। अब ये करते क्या हैं, ये बेसिकली होते हैं कि इन्वायरमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब अगर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन हो रही है तो क्या करते हैं, ये संकेत देते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें इंडिकेटर स्पीशीज भी बोला जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई। अब इससे पहले अगर हम बात करें, इसको 1979 में 1979 में इनकी खोज की गई थी, ठीक है। पर उसके बाद ये अभी तक में पहली बार मिले हैं, उसके बाद अभी तक मिले नहीं थे, अभी मिले हैं, ठीक है। और दूसरा ये क्या काम करते हैं, अब ये है किस प्रजाति के, तो अगर हम बात करें तो जब आप पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे दूसरा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए उसे पढ़ते हैं। तो ये जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं ये कोलम्बेला की हैं, जो भारत में पाई जाती हैं। विच प्लेस अ वाइटल रोल ऑफ इंडिकेटर स्पीसीज इन सॉइल इकोसिस्टम। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिकेटर स्पीसीज का रोल करती हैं। अब कोलम्बोला की हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ये आपको थोड़ा सा बताना है। तो अगर हम बात करें जो कोलम्बोला होता है, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, कोलम्बोला, ये जो मिट्टी होती है ना, जो सॉइल होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म्स करते हैं, उसको उसकी जो स्ट्रक्चर उसको सुधारते हैं, ठीक है। साथ ही जो न्यूट्रिशन साइकिल होता है ना मिट्टी का, है ना, जिससे मिट्टी अच्छी गुणवत्ता वाली मृदा के रूप में परिवर्तित होती है या कन्वर्ट होती है, उसमें यह मदद करते हैं। साथ ही इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में काम करते हैं, ठीक है। उनकी ये दोनों प्रजातियाँ हैं। अब कोलम्बोला आर प्राइमरली अक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन इंडिया मेजर रिवर। तो इससे बेसिकली जलीय जीव है जो भारत की प्रमुख नदियों में पाया जाता है। अब ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, तो इसमें क्या सही आंसर होगा? सही आंसर इसमें होगा ओनली वन, ठीक है। अब ओनली वन क्यों होगा? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये स्थलीय है, मतलब कि जली नहीं है ना, ये लैंड में पाया जाने वाला है, तो ये स्थलीय है क्योंकि मिट्टी में काम करता है, तो जली तो है नहीं, तो अक्वाटिक नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूडाइस के बारे में। यूडाइस प्लस इज ए रियल टाइम एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिकॉर्डिंग डाटा एवरी स्कूल स्टूडेंट टीचर। तो यूडाइस एक रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है जो स्कूल छात्र शिक्षक सभी का डाटा रखता है। जनरल स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको बताना है। दूसरा, एवरी स्कूल रिसीव अ यूनिक यूडाइस कोड एंड द डाटा इज सेंट्रली वैलिडेट एंड मॉनिटर्ड। यह स्कूल को विशिष्ट यूडाइस कोड भी देता है, ठीक है। अब बताइए दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यहाँ पे आपको बताना है। अब अगर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट के बारे में, तो यूडाइस के बारे में पहली बात जो स्टेटमेंट एकदम सही है, एक तरह का डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जो स्कूल प्रोफाइल है, चाहे स्टूडेंट का प्रोफाइल हो, टीचर प्रोफाइल हो, इनको ऑनलाइन अपडेट करता है, साथ ही साथ एनालिसिस भी करता है, रिपोर्टिंग भी करता है, ठीक है। अब यूडाइस कोई प्रत्येक स्कूल की अलग पहचान है, ठीक है ना। यूडाइस कोड जो होता है हर एक स्कूल की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, चाहे ब्लॉक लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। अब इसका जो आंकड़ा है वो ऐसा मानता है कि अगर हम बात करें 2024-25 में जो शिक्षकों के टीचर्स की जो संख्या वो 1 करोड़ से आगे निकल चुकी है। साथ ही अगर हम बात करें 11 अंक का कोड होता है यूडाइस, ठीक है। तो अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है या प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है यूडाइस के बारे में, तो आपको आसानी से यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे एमसीक्यू की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बहुत हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Prairies are flat temperate grassland mainly found in North America with grassland as the predominant vegetation। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रेरी घास समतल मैदान है, समशीतोष्ण मैदान, ठीक है, वो मुख्य रूप से उत्तर अफ्रीका में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, गलत है, यहाँ पे अफ्रीका नहीं होगा, अमेरिका होगा, ठीक है। ये ट्रांसलेशन का थोड़ा सा एरर आ गया इसमें। अब अगर हम बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ एशिया आर कॉल्ड पंपास। तो एशिया के जो घास के मैदान क्या उनको पंपास कहा जाता है, ये आपको बताने नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें क्या भारत के जो घास के मैदान पंपास, तो क्या कहा जाता है?
तो ये दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। अब अगर हम बात करें प्रेरीज की, अगर आपने नॉर्थ अमेरिका देख रखा होगा, नॉर्थ अमेरिका की ये मैप है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? कनाडा है, ऊपर वाले भाग में कनाडा है, ठीक है, नीचे यूएसए है और यहाँ पे है मैक्सिको, ठीक है। ये 3 देश यहाँ पे मेनली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ अमेरिका के जो समशीतोष्ण मैदान होते हैं उन अगर आपने ये अर्थ देख रखा होगा, है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये वाला जो रीजन होता है इसमें समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला ये रीजन होता है। तो इसमें अगर देखें जो घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है? साउथ, अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, और साउथ अमेरिका में क्या कहा जाता है? उसे पंपास। तो इसे साउथ अमेरिका में पंपास कहा जाता है। इस रीजन में अगर हम बात करें, ये साउथ अमेरिका हो गया, इस रीजन में इसे पंपास कहा जाता है। तो पंपास के घास लैंड आपको, ठंडे घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, अफ्रीका में जो घास के मैदान उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वेल्ड कहा जाता है। तो अफ्रीका में घास, ठंडे घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में पंपास कहा जाता है। साउथ अमेरिका में क्या कहा जाता है? नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, साउथ अमेरिका में पंपास कहा जाता है, ठीक है। और एशिया में क्या कहा जाता है? स्टेप। स्टेप जो घास के मैदान, इनको एशिया में घास का मैदान कहा जाता है, स्टेप को, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। अब आगे बढ़ते, अब इसमें कौन सा करेक्ट है आंसर? तो पहला सही है, एशिया में जो घास के मैदान वो स्टेप कहा जाता है। तो जो पंपास है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका है, जो अर्जेंटीना में भी पंपास इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसको मिटा देते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर इज अ प्राइमरली सोर्स ऑफ द गंगा रिवर लोकेटेड इन उत्तरकाशी उत्तराखंड एट द फुट ऑफ द चौखंबा रेंज। तो चौखंबा रेंज में अगर हम बात करें, गंगोत्री जो गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है वहाँ से निकलती है। दूसरा, द ग्लेशियर टर्मिनस एट गौमुख इज सो नेम्ड बिकॉज रिसेंबल अ हॉर्स माउथ। इसका सिरे वाला जो भाग है वो गौमुख नाम इसलिए है क्योंकि यह घोड़े के मुंह की तरह दिखता है। तो बहुत ही आसान स्टेटमेंट यहाँ पे है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे जो कह रहा है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर्स की लोकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये बात एकदम यहाँ पे सही है। ये अगर हम बात करें, जो गौमुख भागीरथी नदी के रूप में निकलती है, ठीक है, और देवप्रयाग में जाके कहाँ किससे मिलती है? देवप्रयाग में जाके अलकनंदा भागीरथी मिल जाती हैं। कौन सी मिल जाती है? भागीरथी और अलकनंदा। अब देखिए, गंगा रिवर सिस्टम का एक हम वीडियो बना देंगे 5 मिनट का, तो आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो देवप्रयाग भागीरथी मिलती है, गौमुख से निकलती है, फिर अलकनंदा मिलती है, ये देवप्रयाग में आके मिल जाती हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से गंगा इनका नाम हो जाता है, ठीक। और इनका जो मुख है गाय के समान मुख दिखाई देती है, इस वजह से गौमुख कहा जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट जो हॉर्स माउथ है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, गाय का मुख है, इस वजह से ओनली 1 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पाते हैं 5वां क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्ब्रिक्स इज स्वीडन फर्स्ट डेडिकेटेड मिसाइल फॉर काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम विथ मैक्सिमम रेंज ऑफ 5 किलोमीटर। तो निम्ब्रिक्स एक मिसाइल सिस्टम है, स्वीडन की पहली, 5 किलोमीटर इसकी रेंज है। ड्रोन रोधी है, ड्रोन को नष्ट कर देती है, हवा से जो विमान जो कहते हैं ना कि जो व्हीकल आ रहे होते हैं। इट यूज एन एयरबस्ट वारहेड एंड इज डिजाइन टू डिस्ट्रॉय मल्टीपल ड्रोन साइमल्टेनियसली। इसे कई एक साथ में जो ड्रोन को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। अब दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर हम बात करें, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जो निम्ब्रिक्स है उसे किसने बनाया? स्वीडन ने बनाया है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे कंपनी, स्वीडन की कंपनी है साब करके, डिफेंस कंपनी है, उसने बनाया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो ड्रोन्स होते हैं या अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं उनको हटा देना। 5 किलोमीटर इसकी रेंज है। और फायर एंड फॉरग्राउंड इसकी टेक्निक है, अर्थात भूलो ये अपने टारगेट को ऑटोमेटिकली सर्च करके हिट कर सकती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। मल्टीपल जो टारगेट उसको भी अचीव कर सकती है, तो बहुत स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू NARI नारी 2025। यहाँ पे इस चैनल में आपको जो पॉलिटी है, पॉलिटी टॉप 200 MCQs की सीरीज चल रही है, उसमें हाई क्वालिटी की जो MCQs हैं वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। साथ ही आपको हिस्ट्री के जो एंशिएंट हिस्ट्री उसके 100 MCQ की सीरीज है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। टॉप 100 UPSC टॉपिक की भी सीरीज चल रही है, जिसमें इकोनॉमी के टॉपिक हैं, मिडाइवल के जो टॉपिक हैं वो आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। अकॉर्डिंग टू नारी 2025, कोहिमा विशाखापट्टनम में मुंबई आर अमॉन्ग द सेफेस्ट इंडियन सिटी फॉर वुमेन। तो नारी 2025 के अनुसार मुंबई और जो विशाखापट्टनम मुंबई सेफ सिटी हैं महिलाओं के लिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा, द मेजॉरिटी ऑफ हरासमेंट केस रिपोर्टेड वुमेन इन सर्वाइवर इंसिडेंट ऑफ साइबर हरासमेंट। तो जो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो साइबर हरासमेंट के देखे जा रहे हैं। अब दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। अब ये जो सर्वे हुआ ना, इसमें 31 शहर की
अगर हम बात करें 31 शहर की लगभग 13,000 महिलाओं को शामिल किया गया। और इसमें सामने आया कि जो विशाखापट्टनम है, भुवनेश्वर है, आइजोल है, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई है, ये काफ़ी सुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए। वहीं अगर हम बात करें असुरक्षित शहरों में पटना, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची, इन असुरक्षित शहर माना गया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हरासमेंट का रीजन है वो है वर्बल, ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। वर्बल मतलब कि कमेंट करना, ये सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा चर्चा में देखने को मिलती है, मुँह जुबानी, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसमें यह भी पाया गया कि 1/3 महिलाएं इसमें कंप्लेन दर्ज करवाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन इज एन ऑटोनोमस ग्लोबल न्यूक्लियर एजेंसी हेडक्वार्टर इन वियना, ऑस्ट्रिया विथ 180 मेंबर्स. It main functions to ensure that atomic energy is used only for peaceful purpose. तो यहाँ पे IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में, ऐसा बोल रहा है। दूसरा इसका पर्पज़ क्या है कि जो एटॉमिक एनर्जी का यूज एनर्जी और पीसफुली होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है। अब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, देखिए, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है ये वियना में है ही है ना, ऑस्ट्रिया का वियना में है। और ये जितने भी देश जहाँ परमाणु संपन्न, उन पर निगरानी रखता है कि इसका जो उपयोग है कहीं किसी तरह विस्फोटक या उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उपयोग इसका एनर्जी सेक्टर में होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। बात की जाए इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका कार्य क्या है? पर्यवेक्षण करना, निगरानी करना, एनालिसिस करना, ये सब काम इसका है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे जानने लायक नहीं है, ऐसा सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग बता दी हैं। अब इसका पर्पज़ ये भी है कि जो परमाणु उसका उपयोग शांतिपूर्ण प्रयोजन उसके लिए होना चाहिए, तो बात एकदम सही है, तो इसमें कोई गलत स्टेटमेंट है ही नहीं, तो पहला दूसरा दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द उम्मीद पोर्टल इज ए सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग रजिस्टर वक्फ प्रॉपर्टीज, इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। तो उम्मीद जो पोर्टल है, केंद्र की डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन होता है, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है उम्मीद पोर्टल में। अब ऐसा क्या उम्मीद पोर्टल में होता है, नहीं होता, ये आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? प्रॉपर्टीज रजिस्टर अंडर वुमेन नेम्स विल आल्सो बी कंसिडर वक्फ प्रॉपर्टीज। तो महिलाओं के नाम पर जो प्रॉपर्टी होती है उसे वक्फ संपत्ति माना जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दूसरे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट इनकरेक्ट है। महिलाओं के जो नाम जो संपत्ति से वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। हालांकि जो उम्मीद पोर्टल है ना, वो कहीं ना कहीं जो वक्फ की संपत्ति है उसे 6 महीने पंजीकरण अनिवार्य हो ऐसी व्यवस्था करता है, ठीक है। तो जो वक्फ पोर्टल उसके बाद तो बात सही है। और उम्मीद पोर्टल MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही पर्पज़ क्या है कि जो भी वक्त की संपत्तियां हैं उसका डिजिटल रजिस्ट्रेशन करना, डिजिटल मैनेजमेंट करना, ठीक है। साथ ही नई सुविधाएं प्रदान करना, खासतौर पे जो महिलाएं विधवा या तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको DBT के माध्यम से हेल्प देना, यह भी इसका काम है, ठीक है। यह भी प्रावधान करता है कि 6 महीने के अंदर जो वक्त की प्रॉपर्टी उसे ऑनलाइन रजिस्टर होना अनिवार्य है। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे। बर्मीज Python are among the largest snake in the world, are native to Southeast Asia but are considered an invasive species, Florida, USA। तो बर्मीज जो पाइथन है विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, परंतु फ्लोरिडा में आक्रामक प्रजाति है इनकी, ठीक है। ये आपको बताना है, करेक्ट है नहीं इनकरेक्ट है, जो भी है आपको बताना है। दूसरा, दे आर हाईली वेनोम्स स्नेक यूज वेनोम टू किल देयर प्रे। ये अत्यंत विषैले सांप होते हैं, अपने शिकार को मारने के लिए विष का प्रयोग करते हैं बर्मीज पाइथन। अब बर्मीज पाइथन क्या है? तो दुनिया के जो बड़े सांप होते हैं, लगभग जिनकी 20 फीट लंबाई होती है ना, उनमें ये बर्मीज जो सांप होते हैं इनको माना जाता है, लेकिन ये गैर विषैले हैं, ठीक है। नॉन टॉक्सिक अगर हम बात करें, इनका जो विष नहीं लगता, ठीक है। शिकार को लपेट के दबा के मार देता है। आवास क्या है? नॉर्थ ईस्ट एरिया में भारत में भी पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में, इसके अलावा म्यांमार में पाए जाते हैं, म्यांमार के अलावा चाइना में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। और IUCN की जो रेड लिस्ट है, तो बर्मीज जो सांप होते हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो IUCN की जो रेड लिस्ट उसमें 9 कैटेगरीज होती हैं, है ना। क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक्सटेंड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, है ना, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड। तो इस तरह से 9 कैटेगरी होती हैं। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ? इंग्लैंड में है। 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में बर्मीज जो पाइथन उनको रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माउंट फूजी इन एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो एंड द टॉलेस्ट माउंटेन इन जापान लोकेटेड क्लोज टू टोक्यो। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी जो टोक्यो के पास स्थित है। इट लास्ट इरप्टेड इन 20th सेंचुरी, इज द पार्ट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो पिछली बार इसका विस्फोट 20वीं शताब्दी में हुआ था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट इसका? करेक्ट स्टेटमेंट इसका हो जाएगा ओनली 1।
अगर हम बात करें तो माउंट जो फ्यूजी है उसकी लंबाई कितनी है, 3776 मीटर, लगभग 13,000 फीट के आसपास है। जापान के कौन से द्वीप में, होन्शु द्वीप में। अब होन्शु द्वीप देखिए, जापान में 4 आइलैंड है, होकुडू, होन्शु, शिकोकू, क्योंसी। तो 4 आइलैंड का पार्ट है जापान, होकुडू, होन्शु, शिकोकू, क्योंसी। तो होकुडू के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो होन्शु आता है, उसका ये पार्ट है। यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है ही, ये सही बात है यहाँ पर। और इसे यूनेस्को में 2013 में अगर हम बात करें विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ना कि 20वीं सेंचुरी में। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।